हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये हमारा बीजेटी सीरीज़ है जिसमें हम लोग फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी देख लिए थे। आज हम लोग सेकेंड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं। तो जैसे हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखे थे, उसी तरीक़ा से कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन भी है, जिसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। इस डायग्राम में ये रहा हमारा बीजेटी पोर्शन, और इसके बाद इसमें हम लोग एक बाइसिंग वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं और एक कंट्रोलिंग वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं। और यहाँ पे भी एक वोल्टेज होगा जिसको बाइसिंग वोल्टेज बोलेंगे, जो कि हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। ये हमारे पास ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया हो। कॉमन देखिए, कॉमन दोनों में क्या है दिख रहा होगा, इमीटर दोनों में कॉमन है, इसीलिए इसको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बोले हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और इसमें भी हम लोग अपना वो जो डायग्राम था उसको बना सकते हैं। जो सैंडविच टाइप डायग्राम था उसको हम लोग इसमें भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए, एक बार बना के मैं दिखा दे रहा हूँ कि हमारे पास ये एक सैंडविच टाइप बीजेटी है, जिसमें ये हमारा कलेक्टर, ये बेस, ये इमीटर है। इमीटर कॉमन है तो हम लोग इमीटर को दोनों से कॉमन करेंगे। ये रहा बेस और ये रहा कलेक्टर, दोनों से मीटर कॉमन हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, एक कंट्रोलिंग वोल्टेज, ये रहा बाइसिंग वोल्टेज, ये रहा कंट्रोलिंग वोल्टेज लगा देंगे। और यहाँ पे एक वोल्टेज होगा जो ग्राउंड लेवल पे कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी इसको बना सकते हैं। और चूँकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पे होल्स ज़्यादा होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, यहाँ पे होल होंगे। कलेक्टर के पास होल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, बेस के पास होल्स होंगे, और इमीटर के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये सिंपली आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसको दूसरा बार वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी लगातार 3 कॉमन इमीटर, फिर कॉमन कलेक्टर, एंड फिर जो तीनों के बीच में रिलेशन होता है, एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है। ये 3 वीडियो मैं फिर से दूसरा बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जब पहला बार मैं रिकॉर्ड किया तो वहाँ पे जो एक्सटर्नल माइक्रोफोन होता है उसका वॉइस कैप्चर करने वाला ऑन करना भूल गया, तो वो तीनों वीडियो में आवाज़ ही नहीं है। तो आई होप आप समझ रहे हो। नेक्स्ट, इसमें याद होगा हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एक करंट गेन देखे थे। क्या करंट गेन था? अल्फ़ा। उसी तरीक़ा से कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट गेन होता है जिसका वैल्यू होता है बीटा, और बीटा हाई होता है क्योंकि हम लोग को पता है आई ई सबसे ज़्यादा होता है, फिर आई सी होता है, एंड फिर आई बी होता है। इतना बात आपको क्लियर है, इतना बात आपको पता है कि आई ई सबसे ज़्यादा, आई बी आई सी उससे ज़्यादा, एंड आई बी सबसे कम आई बी होता है। ये बात आपको पता है। तो इसीलिए हम लोग इस फार्मूला के हिसाब से देख सकते हैं कि ये हमारा हाई होता है। अच्छा, गेन क्या होता है? एक सिंपल टर्म बताइए, गेन क्या होता है? कोई भी चीज़, करंट गेन नहीं मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ गेन पूछ रहा हूँ। गेन, अगर आपसे कोई पूछे गेन क्या होता है तो आप यही बोलिएगा कि इनपुट कितना दिए और हमको कितना आउटपुट मिला, इसी को गेन बोलते हैं। तो उसी हिसाब से ये हमारा बेस करंट इनपुट करंट है, और जो कलेक्टर करंट है वो आउटपुट करंट है। तो इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं भी गेन जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो आउटपुट बाय इनपुट करेंगे, ठीक है। हम लोग इनपुट कितना दिए, हम लोग को आउटपुट कितना मिला, ठीक है। तो गेन आप लोग को आई होप समझ में आया हो कि आउटपुट बाय इनपुट। नेक्स्ट, और ये गेन हाई क्यों होता है? क्योंकि बीटा का वैल्यू सबसे कम होता है और कलेक्टर का वैल्यू बीटा से ज़्यादा होता है। कलेक्टर करंट का वैल्यू बेस करंट से ज़्यादा होता है, तो इसीलिए बीटा का वैल्यू ज़्यादा हाई है, ठीक है। नेक्स्ट, इनपुट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अभी आप फ़िलहाल के लिए ये समझिए कि ये एक कुछ नहीं है, एक रेजिस्टेंस है। तो इनपुट इम्पीडेंस इसका लो ही होता है, 1 किलो ओम के करीब। आउटपुट रेजिस्टेंस 40 किलो ओम के करीब।
एंड वोल्टेज गेन। जैसे करेंट गेन हम लोग डिफाइंड किए हैं उसी तरीक़ा से वोल्टेज गेन भी होता है, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज गेन हमारा यहाँ पे मॉडरेट होने वाला है। फिर करंट गेन जो बीटा का वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, 50 से 100 होने वाला है, 50 to 100, समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसको यूज़ कहाँ करते हैं, इम्पोर्टेंट थिंग ये आता है कि जो हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसका यूज़ कहाँ करेंगे। तो यूज़ हम लोग करेंगे ऑडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस में, जो भी ऑडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस होगा उसमें यूज़ करेंगे। और इसके बाद एक जगह और यूज़ करेंगे जहाँ पे हम लोग को 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चाहिए होगा। जैसे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट का क्या मतलब है, मैं समझा दे रहा हूँ। सपोज़ कीजिए ये हमारा इनपुट सिग्नल है कोई, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है 0 से और 360 पे गया है, ये 180 है। तो अगर हम इस इनपुट सिग्नल को कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में डाल दें तो हम लोग को आउटपुट में क्या मिलेगा, वो ये मिलेगा। ध्यान से देखिए 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हुआ, ये इनपुट हमारा था और ये आउटपुट है। तो जहाँ भी हमको ऐसा करवाने का ज़रूरत पड़ेगा, और बहुत जगह ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप्स क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट, ये रहा हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के तरफ, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ भी वही कहानी है कि जो भी चीज़ कॉमन लिखा हुआ होगा वो दोनों में कॉमन होगा। तो ये रहा हमारा कलेक्टर और दोनों में कॉमन है। ध्यान से देखिए यहाँ पे भी एक हमारा बाइसिंग वोल्टेज है, एक हमारा कंट्रोलिंग वोल्टेज है। और एक बात याद रखिए, बी भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। मतलब मैं कहीं भी बी को भी सिर्फ लिखा हूँ, और ठीक इस यहाँ पे भी ई को भी ई लिखा हूँ, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग हमेशा भी ई ही लिखिएगा, 2 बार ही लिखिएगा, चाहे 2 बार भी लिखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसमें भी हम लोग अपना जो सैंडविच टाइप डायग्राम है उसको भी हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कैसे बनाना है, सेम प्रोसीजर है। क्या करना है, एक सैंडविच बना लेना है जिसमें इमीटर बेस कलेक्टर होगा। तो ये हमारे पास कलेक्टर हुआ, ये बेस हुआ, ये इमीटर हुआ। और इस बार कौन सा कॉमन है, कलेक्टर कॉमन है, तो कलेक्टर से एक वायर जाएगा जो इसमें कनेक्टेड होगा, एक वायर जाएगा जो इसमें कनेक्टेड होगा, और एक वायर जाएगा जो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। और यहाँ पे एक यहाँ पे एक वोल्टेज हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे एक वोल्टेज लगाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट, और ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो याद रखिएगा NPN का मतलब होता है कलेक्टर और इमीटर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बेस में होल्स होंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग जैसे हम लोग कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर में करंट गेन डिफाइन किए। करंट गेन क्या होता है, सिंपली आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। तो यहाँ पे भी हम लोग एक चीज़ डिफाइन करेंगे जिसका नाम है आउटपुट बाय इनपुट, जिसको हम लोग बोलेंगे करंट गेन, और जिसका एक रिप्रेजेंटेशन होगा गामा। तो अल्फ़ा हमारे लिए कॉमन बेस के लिए था, बीटा कॉमन इमीटर के लिए था, एंड गामा कॉमन कलेक्टर के लिए है। और कॉमन कलेक्टर के लिए गामा इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास IE बाई IB, जो कि हाईएस्ट होगा। क्यों हाईएस्ट होगा, क्योंकि IE सबसे ज़्यादा होता है और IB सबसे कम होता है। तो इस दोनों का रेशियो सबसे ज़्यादा होने वाला है, हाईएस्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख दिया हूँ, जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे भी लिख दिया हूँ मैं। इसमें भी कुछ टर्म्स है और इसका यूज़ कहाँ करते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो सबसे फर्स्ट वही हमारा इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, फिर वोल्टेज गेन, फिर करंट गेन, फिर यूज़ कहाँ करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस में, इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस में यूज़ करते हैं इसका, इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस में, ठीक है। ये इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस क्या होता है इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा तीनों टाइप का कॉन्फ़िगरेशन,
और तीनों टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा करंट गेन, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस सबका यूज़ कहाँ है, यूजेस। तो इसके बाद हम लोग अभी अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों के बीच रिलेशन देखने वाले हैं। और तीनों के बीच रिलेशन देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसको याद कैसे रखें। अल्फ़ा का वैल्यू, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का फॉर्मूला याद कैसे रखें, इसको याद रखना मुश्किल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ। क्या ट्रिक है, आप लिखिए बेस कलेक्टर बेस इमीटर, ऐसे होता है, पहले कलेक्टर बेस इमीटर ऐसे ही होता है। तो सबसे फर्स्ट अल्फ़ा क्या चीज़ है, एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, अल्फ़ा किसके लिए ये है, कॉमन बेस के लिए कि कॉमन इमीटर के लिए कि कॉमन कलेक्टर के लिए। उसी प्रकार बीटा किसके लिए और गामा किसके लिए है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो हमको याद है कि अल्फ़ा जो है कॉमन बेस के लिए है, तो बेस को कॉमन कर दो भाई, ये रहा बेस कॉमन। अब ध्यान से देखिए, जो आगे रहेगा वो नीचे रहेगा, बेस के जो आगे रहेगा वो नीचे रहेगा, जो पीछे रहेगा वो ऊपर रहेगा। ध्यान से देखिए, ये आगे है तो ये नीचे है, ये पीछे है तो ये ऊपर है, ठीक है। आगे है वो नीचे है, पीछे है वो ऊपर है। नेक्स्ट, आगे हमारे पास फिर से वही कहानी, कलेक्टर बेस इमीटर। तो ध्यान से देखिए, बीटा किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग को एक चीज़ पता है, बीटा जो है कॉमन इमीटर के लिए यूज़ करते हैं, बीटा कॉमन इमीटर के लिए यूज़ करते हैं, तो करते हैं यूज़। चलिए, तो पहले मैं कलर बदल लेता हूँ, ये रहा कॉमन इमीटर। तो इमीटर के जस्ट आगे कौन है, बीटा, बीटा मतलब सॉरी बीटा नहीं, बेस, बेस मत, तो जो आगे है वो नीचे है, ध्यान से देखिए, जो आगे है वो नीचे है, और इसके पीछे कौन है, पीछे मतलब सबसे दूर कौन है, तो जो पीछे है वो ऊपर है, जो आगे है वो नीचे है, जो पीछे है वो ऊपर है। हम लोग ऐसे आगे नहीं देखेंगे, हम लोग ऐसे आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये ट्रिक है मेरा ट्रिक जो मैं बनाया हूँ। नेक्स्ट, आगे है हमारे पास गामा। तो गामा का वैल्यू कैसे याद रखें, गामा का फॉर्मूला कैसे याद रखें, तो उसके लिए गामा क्या चीज़ के लिए है, कॉमन कलेक्टर के लिए। तो कॉमन कलेक्टर है, तो कलेक्टर के जस्ट आगे कौन सा चीज़ है, वो बीटा है, बेस है, तो जो आगे है वो नीचे है और जो पीछे है वो ऊपर है। बस सिंपल सी चीज़ है, इसको याद करने का कोई ज़्यादा भारी रॉकेट साइंस नहीं है, याद कर सकते हैं इसको, और ट्रिक से याद रखने का भी ज़रूरत नहीं है। जब भी फार्मूला आपका ज़रूरत हो आपको, तो जैसे जब भी फार्मूला का ज़रूरत हो तुरंत ट्रिक लिखें और फार्मूला बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिएगा तो टाइम बचेगा, फार्मूला बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, तो ये सब याद रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आउटपुट बाय इनपुट, गेन जो होता है आउटपुट बाय इनपुट होता है। और एक बात और याद रखिएगा, जो चीज़ कॉमन होगा वो फार्मूला में नहीं होगा, ध्यान से देखिए, जो चीज़ कॉमन है वो फार्मूला में नहीं है, ठीक है। आगे, अच्छा ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे फार्मूला बहुत ज़्यादा होता जाएगा और हम लोग को कन्फ्यूज़न होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, हम लोग को एक चीज़ पता है कि हम लोग अगर नोडल एनालिसिस करें, तो ये अगर एक, इसको अगर एक नोड मान ले, जो हमारा बीजेटी है उसको अगर एक नोड मान ले, तो हमको पता है कि अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये, तो इधर से एक करंट आएगा, इधर से एक करंट आएगा और इधर से एक करंट जाएगा। तो ये कौन सा करंट जाएगा, वो करंट जाएगा जिसका नाम है इमीटर करंट। कौन सा करंट आएगा, कलेक्टर करंट। कौन सा करंट आएगा, बेस करंट। तो हम लोग को एक नोडल एनालिसिस में बताया जाता है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो उसमें क्या बताता है कि एक जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट वहाँ से जाएगा। ये रूल है कंजर्वेशन ऑफ, आप ये समझ लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ करंट समझ लीजिए। उसी तरीक़ा से एक रूल है कंजर्वेशन ऑफ करंट ही है कि जितना करंट नोड में आया है उतना करंट मस्ट भी जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर देखें तो ये फार्मूला हम लोग बना सकते हैं, इमीटर करंट इज इक्वल्स टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। आई होप क्लियर हुआ हो ये। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग नाम दिए, इमीटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोनों साइड हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे, आईसी से। जब आईसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 इसके जगह, और इसको जो बेस का है, बेस को
बेस वाले करंट को हम लोग इसके नीचे ले आएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और इमीटर को भी कुछ नीचे ले आएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर ध्यान से देखें तो ये और ये दोनों चीज़ हम लोग को पता है, इसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, इसको हम लोग बीटा बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन के तैयार हो गया, 1/α इक्वल्स टू 1/बीटा प्लस 1, ठीक है। अब जब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हम लोग को रीअरेंज मतलब समझ रहे हैं ना, हम लोग को फाइंड करना है अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ बीटा। हम लोग को अगर अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ बीटा चाहिए तो इसको इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। अगर आपको बीटा पता है तो अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ बीटा है ये। नेक्स्ट आगे क्या करते हैं हम लोग, अभी हम लोग निकाले हैं अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ बीटा, अब हम लोग निकालेंगे बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 जो था उसको एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 को इधर ले आएंगे और हम लोग एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे जो बीटा और अल्फ़ा होगा, एक तरफ बीटा और एक तरफ अल्फ़ा होगा। तो ये आई थिंक सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप लोग कर सकते हैं और मैं प्रॉपर किया हूँ, उसको ये भी देख सकते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला ये भी बन के तैयार हो गया, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। ये दो फार्मूला हमारे पास आ गया। तो एक है अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ बीटा और एक है बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट था उसको फिर से लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे IB से। जब IB से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन बन के आएगा जिसको हम लोग इसको गामा बोलते हैं। ये 1 हो जाएगा, बीटा मतलब इमीटर नहीं होना चाहिए, तो इमीटर किस में नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब ये बीटा होगा और ये 1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास गामा का वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ गया, गामा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस 1। ये गामा इन टर्म्स ऑफ बीटा है और ये गामा इन टर्म्स ऑफ बीटा इन टर्म्स ऑफ गामा है, ठीक है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारा फार्मूला आ गया है, सभी के टर्म में सभी का फार्मूला आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक केस देखते हैं, ये केस क्या बोल रहा है। ये केस बोल रहा है कि हमको पता है कि बीटा बराबर फार्मूला होता है IC बाई IB, ये बात हमको पता है। तो यहाँ से हम लोग इस फार्मूले से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, IC इज इक्वल्स टू IB इंटू बीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीटा का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, जैसे 50 और 100 हो जाए, तो क्या होगा ये बीटा बहुत ज़्यादा हाई होगा तो IB बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और हमारे पास एक इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन में अगर वो IB का वैल्यू रखें तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, 0.01 मिली एम्पियर, 0.01 मिली एम्पियर, बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल वैल्यू है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिए। और जब नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन आएगा कि अगर हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, इसको बहुत कम है, तो IE डायरेक्टली IC के बराबर हो जाएगा, जो इमीटर करंट है वो डायरेक्टली कलेक्टर करंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कब होगा, ये चीज़ तब होगा जब बीटा का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगा, बीटा का वैल्यू लो होगा तो ये चीज़ नहीं होगा, ये बात ये याद रखिए। नेक्स्ट, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा टोटल हमारे पास अभी तक। सबसे फर्स्ट हम लोग देखें, इस वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, इस वीडियो में सबसे फर्स्ट हम लोग देखें जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है, सेकेंड नंबर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BJT, जिसको हम लोग बोले कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। और फिर उसके बाद हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का करंट गेन के बीच रिलेशन देखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 1-2 क्वेश्चन करना, ठीक है। थैंक यू।